दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अक्सा की आवाज़ 2 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी है नालायक बहू के कारनामे। घर की स्त्रियां मंगलाचार गा रही थीं। चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल था। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे तो कहीं से पकवानों की खुशबू आ रही थी। कोई नए कपड़े पहनकर दूसरे दिन के लिए तैयारी कर रहे थे तो कोई मेहमानों को दिए जाने वाले उपहार की पैकिंग कर रहे थे। कुल मिलाकर वहां उपस्थित सभी लोग किसी न किसी काम में व्यस्त थे। लेकिन क्या मजाल कि सैकड़ों की भीड़, उस भीड़ में एक को भी फुर्सत मिली यह जानते कि 75 वर्षीय बूढ़ी अम्मा इंदु जी ने कुछ खाया है या नहीं, कहीं उन्हें प्यास तो नहीं लगी है। कोई भी उनके बारे में पूछा नहीं। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन अम्मा जी की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। दरअसल आज इंदु जी के पोते लव की शादी है, तो अपनी शादी की तैयारियों में ही इतना व्यस्त हो गया था कि उसे घर में क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं चला। लेकिन इंदु जी की पोती डोली, जो अपने भाई से पूरे 10 साल की छोटी थी, सब पता था कि उसकी दादी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था। उसने अपनी माँ से कई बार कहा कि दादी को भूख लगी है, खाना दे दूं, लेकिन उसकी माँ छाया ने उसे डांट डपट कर चुप करा दिया। फिर वह अपने घर में आए मेहमानों से भी अपनी दादी के लिए खाना देने के लिए कहा, लेकिन उसे बच्ची समझकर सभी ने चुप करा दिया। जब डोली की बात किसी ने नहीं सुनी तो उसने चुपचाप समोसे, कचौड़ी, गाजर का हलवा, मंगोड़े पकौड़े और खीर पूड़ी एक थाली में निकाला और अपनी दादी के कमरे में ले जाकर रख दिया और धीरे से अपने दादी को आवाज लगा। कमरे में अंधेरा होने के कारण डोली को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अम्मा जी आते भूख से कुलबुला रही थी। वह झट से अपने पलंग से उठी और डोली को आवाज दी और बढ़ी। उन्होंने डोली की आवाज पहचान लिया था। डोली ने जैसे ही भोजन की थाली उनकी तरफ बढ़ाया, उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कई दिन से भूखी हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सारे पकवानों की खुशबू उनकी भूख को और अधिक जो बढ़ा गई थी। वह थाली में रख के सारे पकवान थोड़ी ही देर में चट कर गई। उन्होंने मन में सोचा, क्यों ना डोली से कहकर एक प्लेट भोजन मंगवाया जाए, लेकिन छोटी सी बच्ची को और अधिक परेशान करना ठीक नहीं। ऐसा सोचकर वह अपनी उंगलियां चाटते रह गई। डोली ने देखा अम्मा जी अभी भी उंगलियों को चाट कर चटकारे ले रही हैं। तब वह समझ गई अम्मा जी और खाना चाहती हैं, लेकिन कुछ नहीं कह पा रही हैं। उसने पूछा, और खाना है क्या, और लेकर आऊं? इंदु जी ने हाँ में सर हिला दिया, और जब डोली उनके पास से उठकर चली गई तो वह अपनी लाचारी पर फूट फूट कर रोने लगी। यह सोचकर कि एक समय था जब इंदु जी की ही एल्टी थी। उन्होंने जो कह दिया मानो पत्थर की लकीर होता था, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि आज में जी रही हैं या मर रही हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन किसी ने भी इंदु जी को खाना या पानी के लिए नहीं पूछा। यहाँ तक कि उनकी बेटी भी उनसे पूछने नहीं आई, क्योंकि इनकी इज्जत का सवाल जो था, अगर वह उनसे मिलने जाती तो लोगों को पता चल जाता कि यह गुड़िया उसकी माँ है। इसलिए मैं उनके पास गई तक नहीं। रात में जब सभी लोगों का खाना चल रहा था, अचानक लाइट गुल हो गई। सभी लोग पसीने से तरबतर हुए जा रहे थे। लोगों को हाथ पंखे अर्थात बिजनौर की याद आया। उस समारोह में इंदु जी के बेटे अनरव के बॉस और उसकी पत्नी भी आए हुए थे।
अर्नब के बॉस की पत्नी नैन्सी ने अर्नब की पत्नी छाया से कहा, छाया, तुम्हारे घर में पुराने जमाने के हाथ पंखे उसे क्या कहते हैं? तभी दबी जुबान से किसी ने कहा, बिजनौर। हाँ हाँ, वही भाई, बिजनौर। रण नहीं है क्या वो? छाया थोड़ी सकुचाते हुए बोली, हाँ है ना मैडम, लेकिन कहाँ रखा है? ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा शब्द सुनकर अर्नब के बॉस राम प्रसाद बोले, क्या 9 बुजुर्गों द्वारा बनाया गया कोई भी सामान तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या ढूंढना पड़ेगा से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने अम्मा जी के द्वारा बनाया गया बिजनौर ही को यूं ही कहीं फेंक दिया है? ढूंढना पड़ेगा। राम प्रसाद जी की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी नीचे सिर के चुपचाप खड़े रह गए। फिर अन्ना ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं सर, दोनों बच्चे अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए दोनों अपनी दादी के सामान के लिए लड़ाई करते रहते हैं कि मैं रखूंगा, मैं रखूंगी। लेकिन आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको लाकर देता हूँ। बिजनौर ही कहकर वो अपनी पत्नी छाया को इशारे से बुलाया। अब दोनों पति पत्नी अंदर जाकर अम्मा जी को ही कोसने लगे कि इस बुढ़िया की खातिर हमें आज इतना शर्मिंदा होना पड़ा। और ना तो दांत भेजते हुए अपनी माँ के कमरे में गया, मोबाइल की टॉर्च जलाई और आग बबूला होता हुआ अपनी माँ से कहा, या बुढ़िया तो जब तक जिंदा रहे कि हमें चैन से नहीं रहने देगी। क्या कोई काम धंधा तो नहीं? कैसे खराटे मार रही है बुढ़िया। अर्नब की ऐसी कड़क और दमदार आवाज सुनकर इंदु जी थर थर कांपते हुए हड़बड़ा कर उठी और बोली, क्या हुआ बेटा? आज फिर कोई गलती हो गई क्या? कहती हुई वह अपनी फटी और मैंने सारी को समेटने लगी। तभी अर्नब बोला, देख बुढ़िया, ज्यादा इधर उधर की बात से तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो उन्हें तेरी टूटी फूटी बिजनौर कहाँ रखी है, जल्दी से बता। फिर इंदु जी बोली, बेटा, जब से बहू ने इस घर में कदम रखा है तब से तो उसी का राज चलता है। मैंने तो ढेर सारे बिजनौर बनाकर रखे थे, पता नहीं वह उन्हें कहाँ रखे हैं या फेंक दिए। लेकिन ये तो बता बेटा, आज भी तो दिनों बाद तुझे बिजनौर की क्या पड़ गई? आपने सोचा अगर बुढ़िया के साथ अकड़ कर बात करूंगा तो शायद कभी नहीं बताएगी। हो सकता है एक टूटा फूटा पुराना बिजनौर भी मिल जाए तो भी शायद बॉस खुश हो जाए और मैं तरक्की हो जाए। उसने अपनी माँ से कहा, देखो अम्मा, घर में लाइट गुल हो गई है और मेरे बॉस अपनी पत्नी के साथ हमारे घर आए हैं। उन्होंने आपके हाथ की बिजनौर मांगी है। अगर आपके पास टूटी फूटी भी होगी तो भी दे दीजिए। अगर आप दे देंगे तो मेरी तरक्की हो जाएगी। बेटे की तरक्की की बातें सुनकर अम्मा जी बेटे बहू द्वारा किए गए अपमान और बेइज्जती को भूल गईं और अपने पलंग से उठी जैसे उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। उन्होंने तुरंत अपने बक्से का ताला खोला और अपने पति की फोटो के साथ एक बिजनौर हमेशा संभाल कर रखती हैं, जिससे उनके पति ने उन्हें उनकी मुंह दिखाई के दिन दिया था। मैं बिजनौर उनके दिल के इतने करीब थी कि वह हमेशा संभाल कर रखा करती थी। लेकिन आज माता अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अपने प्यार की निशानी को देने के लिए तैयार हो गई। अन्ना ने उस बिजनौर को हिमा के हाथ से ऐसा झपट्टा मारा जैसे उन पर एहसान कर रहा हो। जल्दी जल्दी वह अपने बॉस के तरफ गया, लेकिन उसका बॉस उसे वहां नहीं मिला, क्योंकि वह तो अर्नब के पीछे पीछे ही अम्मा जी की कोठरी के पास जाकर छुप गया था। और अन्ना ने अपनी माँ के साथ कितनी बदतमीजी से बात किया था सब सुन लिया था। अन्ना के निकलते ही इंदु जी की कोठरी में गया और बोला, कैसी हो अम्मा? इंदु जी कभी अजनबी की आवाज सुनकर डर गई, लेकिन राम प्रसाद ने कहा, अम्मा, मैं आपका पोता हूँ, आप मुझसे मत डरिए। अम्मा जी को लगा उनका पोता है लव। मैं उसे दुलार करने लगी और बोली, बेटा, तो ये बता, सारी रस्में हो गई या कुछ बाकी हैं?
राम प्रसाद जी ने कहा, हाँ माँ, पूरी हो गई। इंदु जी को लगा मेरा लव तो मुझे दादी के कहता है, लेकिन आज अम्मा क्यों कह रहा है। सोचा लव को भी मेरे लिए कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा होगा, इसलिए अम्मा कह रहा होगा। राम प्रसाद जी ने इंदु जी के साथ इधर उधर की बातें की, फिर वहां से चले गए। वह बिजनौर ही अपने बॉस की पत्नी नैन्सी को ले जाकर दे दिया। नैन्सी ने साहब बिजनौर देखा तो वह बहुत खुश हुई। मैं उसे अपने हाथों से चलाने लगी और अपने बचपन की यादों में खो गई। उसी समय रामप्रसाद जी आकर अपनी पत्नी से बिजनौर छीन लिए और अपने हाथों से चलाने लगे। फिर उनकी पत्नी ने उनसे छीनना चाहा। इस प्रकार थोड़ी देर वहां बच्चों की तरह माहौल हो गया था। दोनों पति पत्नी की छीना झपटी देखकर बोला, सर आप लोग शांत हो जाइए। ऐसी ही एक और बिजनौर ही माँ से कहकर आपके लिए बनवा दूंगा। अर्नब की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी शांत हो गए थे। वो रामप्रसाद जी ने अर्नब से कहा, ठीक है, तुम नया बिजनौर तो बनवाओ, लेकिन मेरे सामने, ताकि मैं अपना बचपन जी सकूं। तभी नैन्सी बोली, हाँ मैं भी अम्मा जी के साथ बिजनौर बनाना सीख जाऊंगी। तुम जल्दी से जल्दी बिजनौर बनाने के लिए मटेरियल व्यवस्था करो। अन्ना ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने बेटे की विवाह की तैयारी में लग गया। इंदु जी डोली का इंतजार करते हुए उनकी आंख लग गई। उन्हें पता ही नहीं चला, कुछ देर बाद लाइट आ चुकी थी। लाइट आने के बाद नैन्सी ने उस बिजनौर को ध्यान से देखा तो उस पर इंदु और श्याम लिखा था। मैं बिजनौर की कहीं कहीं से भी टूट भी गया था। उसके आसपास जो गोता लगा था, मैं भी थोड़ा फट गया था, लेकिन वह इंदु जी के किसी खजाने से कम नहीं था। नैन्सी ने जब वह नाम पढ़ा तो उसे भी एहसास हुआ कि यह बिजनौर ही अम्मा के लिए कितना कीमती होगा। उसका मन गवाही नहीं दे रहा था कि उसे और ज्यादा देर अपने पास रखें। उसने उस बिजनौर को अम्मा जी को वापस देने के लिए छाया से कहा तो उसने लापरवाही से कह दिया कि मैडम यहीं कहीं रख दीजिए, मैं बाद में अम्मा जी को दे दूंगी। छाया की बातें सुनकर नैन्सी दंग रह गई। उसने थोड़ी देर बाद फिर एक बार कहा, छाया ये बिजनौर अम्मा जी की है ना, तुम इसे अम्मा जी को ही दे आओ। तब उठा और बोली, मैडम ये सारी पड़ी बिजनौर ही तो है, बहुत पुरानी हो गई है, वैसे भी अब इसका कोई काम ही नहीं पड़ता, रख दीजिए यहीं कहीं। नैन्सी बोली, नहीं छाया, तुम इस बिजनौर की कीमत नहीं समझती, परंतु मैं समझ रही हूँ। जाओ पहले इसे अम्मा जी को दे कर आओ, और हाँ, उन्हें इस बड़े प्यार से देना और धन्यवाद भी कहना। छाया का तो खून खौल रहा था। अपनी सासू माँ के लिए ऐसी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें सुनकर वह बेमन से आप तो कह दिया, लेकिन 20 जनवरी को ले जाकर एक कोने में पटक दिया। नैन्सी छाया के सारे कटु सब देख रही थी। उसने उस बिजनौर को चुपचाप उठा लिया और दूसरे दिन फिर से दोनों पति पत्नी उनके घर बारात जाने के लिए पहुंचे तो नैन्सी ने कहा, छाया तुमने कल मैं बिजनौर अम्मा जी को दे दिया था क्या? छाया ने हंसकर हाँ में जवाब दे दिया। नैन्सी बोली, एक बार उसे अम्मा जी से मंगा कर ला दो प्लीज। नैन्सी की बातें सुनकर छाया पसीने से लथपथ हो गई, क्योंकि वह वहीं खड़ी थी जहां उसने उस बिजनौर को फेंका था। वहां वह बिजनौर को ही ना पाकर परेशान हो गए। फिर भी उसने बात को संभालते हुए कहा, मैं अम्मा जी से मांग कर लाती हूँ, और वह अम्मा जी के कमरे में चली गई और कहा, अरे वो बुढ़िया यहाँ पड़ी पड़ी आराम फरमा रही हैं और उधर हमारा जीना हराम कर रखा है।
हे भगवान, पहले ही मुसीबत की जिन हमारे घर से अब जल्दी से तेरे बक्से से 20 जोड़ी निकाल कर दे। इंदु जी बोले, अरे वो तो भी कैसी बातें कर रही है, तुझे याद है ना, तो उन्हें ही तो मेरे सारे पुराने सामान के साथ साथ मुझे भी अपने घर से, क्या अपनी जिंदगी से भी बाहर फेंक दिया है। फिर मैं कहाँ से लाऊं, और बिजनौर ही एक ही जोड़ी था जो मुझे मेरे जान से भी ज्यादा प्यारा था, उसे भी मैंने मेरे बेटे को दे दिया, और कहाँ से लाऊं दूसरा। आज अम्मा जी की जुबान इतनी चलते देख छाया तो दंग रह गई, क्योंकि छाया उन्हें ऐसे डरा धमका कर रखती थी कि उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलते थे। लेकिन आज अम्मा अचानक आए बदलाव से वह हैरान रह गई। उसने अम्मा से जबरदस्ती उनके बक्से की चाबी छीननी चाही, तो भी उन्होंने उसे नहीं दिया। दरअसल अम्मा को हिम्मत इसलिए आई थी क्योंकि उस राम प्रसाद जी ने उसे आश्वासन दिया था कि अब उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर उनके बेटे बहू उनके साथ बदतमीजी करते हैं तो मैं उनका पूरा साथ दे दूंगा। छाया वहां से खाली हाथ वापस आ गई। छाया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह नैन्सी जी को क्या जवाब दे। तभी नैन्सी जी बोली, क्या हुआ छाया, बिजनौर नहीं मिला? मिलेगा भाई भी कैसे, क्योंकि वो तो मेरे पास है। कहकर उन्होंने वह बिजनौर उसे दिखाया और कहा, देखो छाया, माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य सभी के नसीब में नहीं होता। तुमको ये मौका मिला है तो तुम छोड़ो, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ता है, समझी। तुमने इसकी कोई इज्जत नहीं करते हुए किसी कोने में यूं ही फेंक दिया था, लेकिन इसे बनाने वाले की नियत और सीरत के बारे में सोचो। इसे बनाने में कितने दिन लगे होंगे और बनाने वाले ने क्या सोच कर बनाया होगा। छाया शर्म से जी गई, लेकिन उसे अपनी सासू माँ के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसके कारण आज उसे इतना कुछ सुनना पड़ा। शादी का समारोह अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अम्मा जी की बेटी ने भी औपचारिकता निभाने के लिए माँ का हाल चाल पूछा और अपने घर चली गई। देखा कि उसकी तो कोई तरक्की ही नहीं हुई, लेकिन हाँ, बुढ़िया के बोलचाल व्यवहार में जरूर तरक्की हुई है। बुढ़िया किसी को भी जवाब दे देती हैं। इसके पहले गलत या सही किसी भी बात के विरोध में जवाब नहीं देती थी, लेकिन अब अगर उन्हें कोई भी बात गलत लगती है तो वह तुरंत जवाब दे देती हैं। एक दिन छाया ने अम्मा जी को बाथरूम साफ करने के लिए कहा। अम्मा जी बोली, बहू, अब तो तुम्हारी भी बहू आ गई है, फिर भी मुझसे ही बाथरूम साफ करवाती हो। कुछ तो शर्म करो बहू, कभी ना कभी तुम्हारी बहू को भी पता चलेगा कि तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करती हो। समय आने पर वह भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। बहू उनके साथ नहीं रहती थी, मैं अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी, इसलिए छाया अपनी सास पर मनमानी अत्याचार करती रहती थी। उसने जब अपनी सास के मुंह से ऐसे शब्द सुना तो मारे गुस्से की आग बबूला हो गई और उनकी चोरी पकड़ी और घसीटते हुए बाहर बरामदे तक लेकर आई और भाई पर जोर से पटक दिया। बेचारी अम्मा जी दर्द से कराहती रह गईं। रोती बिलखती उन्होंने कहा, बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अब से जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगी। छाया बोली, अच्छा बुढ़िया, इतनी जल्दी आ गई लाइन से? इससे पहले तो तेरी बहुत जवान चलती थी, क्या हो गया? दिन में ही तारे दिखाई देने लगे क्या? अगर अपनी खैरियत चाहती है तो फिर से लग जा काम में, वरना सोच लेना आगे क्या होगा। इंदु जी वहां से उठने की कोशिश करती
मगर बार बार गिर जाती कि उनकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर जो हो गई थी। इंदू जी वहां से उठ नहीं पाई तो छाया ने एक डंडा लाया और उनकी पीठ में मारने के लिए उठाया ही था कि किसी ने आकर उसका डंडा पकड़ लिया। इंदू जी ने मार खाने के लिए आंखें बंद कर लिया था। तभी उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली, देखा तो एक नौजवान हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा आदमी छाया का डंडा पकड़े हुए था और छाया बुत बनी खड़ी बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर उसे टकटकाई लगाए लगातार घूरे जा रही थी। उसका इतना दिमाग नहीं चल रहा था कि वह डंडा को नीचे कर ले। थोड़ी ही देर में भी घर आ गया। उसने अपनी पत्नी और बॉस को डंडा पकड़े देखा और माँ को नीचे गिरे हुए देखा तो वह सारा माजरा समझ गया कि छाया माँ को मारने के लिए डंडा उठाई है और बॉस बीच में आकर उसका डंडा पकड़ कर रखे हैं, क्योंकि उससे पहले छाया ने कई बार माँ को इसी डंडे से पीटा है। उसने बात को संभालने की कोशिश की और बोला, अरे छाया, माँ आज फिर से गिर गई क्या? क्या तुम माँ को डंडे के सहारे उठाने का प्रयास कर रही थी? छाया ने भी हंसते हुए कहा, हाँ सर, मैं तो अम्मा जी को इस डंडे का सहारा देकर उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। बॉस ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन अम्मा जी की आंखों से आंसू बता रहे थे कि उन्हें कितनी तकलीफ है। उन्होंने कहा, अम्मा जी, मैं तो आपसे बिजनौर को बनाना सीखने के लिए आया था कि आप मुझे सिखाएंगे। इंदू जी उस समय बहुत ही तकलीफ में थी, लेकिन अनायास ही उन्होंने अपने बेटे के द्वारा कही गई तरक्की वाली बात याद आ गई तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। जब उठने की कोशिश करने लगी तो नहीं उठ पाई। उन्होंने अपनी बहू को उठाने के लिए कहा तो वह उन्हें उठाने के लिए तो आई, लेकिन उठाने का बहाना करते हुए आधा उठा कर और जोर से पटक दी। अम्मा जी को तरह चैन नहीं हुआ, अब फूट फूट कर रोने लगी। तभी रामप्रसाद जी ने देखा अम्मा कुछ ज्यादा ही तकलीफ में है तो उन्हें उठाने लगा। तभी भी वहां आ गया और दोनों ने उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका इलाज चलता रहा। उसी बीच छाया अपने मायके चली गई और अन्ना को ऑफिस की तरफ से उनके बॉस ने दूसरे शहर में भेज दिया। जब अम्मा जी की अस्पताल से छुट्टी हुई तो रामप्रसाद जी ने उन्हें अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। अम्मा जी पहले तो थोड़ी संग उचाई, फिर हामी भर दी। अब आपके बॉस के घर में अम्मा जी सभी के साथ इतनी घुल मिल गई कि उन्हें अपने घर की याद ही नहीं आती थी। नैन्सी और रामप्रसाद जी दोनों ही अम्मा जी से बिजनौर बनाना सीख गए। उसके साथ साथ अम्मा जी ने कुरैसिया और उनसे सिलाई से एक से बढ़कर एक चीजें बना दी। उन सारी चीजों को बनाने और बनने के बाद की वीडियो बनाकर अरबन जी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। अम्मा जी के सारे वीडियो इतनी तेजी से वायरल होने लगे कि बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आने लगे कि अम्मा जी से मिलना चाहते हैं। रामप्रसाद जी के घर रहते हुए अम्मा जी को लगभग 8 महीने होने लगे थे, लेकिन उस बीच ना ही आया, ना कभी अपनी सासू माँ की खबर ली, ना ही अन्ना ने पता लगा कि माँ अस्पताल से छुट्टी होने के बाद कहाँ गई हैं। रामप्रसाद जी ने भी उन्हें अम्मा जी के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उतने दिन उनके साथ रहते रहते अम्मा जी ने नैन्सी और रामप्रसाद जी को सारी बातें बता चुकी थी। कभी कभी तो अम्मा जी ऐसी दर्दनाक बातें बताती कि वह खुद रो देती। उनके साथ साथ कभी नैन्सी तो कभी रामप्रसाद जी रो देते। इस प्रकार तभी हंसते कभी रोते अम्मा जी का समय रामप्रसाद जी के घर में कट रहा था।
छाया को कई बार याद आता कि बूढ़ी अस्पताल में है। यह उसका पता लगाना चाहिए क्या, लेकिन फिर मन में विचार आते, कहीं मैंने फोन लगाकर पूछ लिया था, उससे मिलने चली गई तो वह मुसीबत फिर से मेरे ही पीछे ना पड़ जाए। इससे अच्छा होगा उसके बारे में पता ही ना लगाया जाए और वह चुपचाप रह जाती। वही सोच का भी था, यही सोचता था माँ आखिर कहाँ गई। आज तक अस्पताल में ही है, वहीं मर गई और मेरा ठिकाना नहीं मिला होगा तो उन्हें लोग लावारिस लाश समझ कर जला दिए होंगे। चलो जो भी हो, हमारे सिर से मुसीबत तो टली। यही सोच कर दोनों खुश होते थे। तभी एक दिन टीवी पर कुछ कामयाब लोगों का इंटरव्यू चल रहा था। वहीं इंदू जी का नाम भी लिया गया और बताया गया कि वह 70 साल की उम्र में भी बहुत ही बारीकी से ऊन और धागे से एक से बढ़कर एक चीजें बनाती हैं और उनके द्वारा बनाई गई चीजों को भी दिखाया गया और बताया गया कि इनके द्वारा बनाई गई चीजों की कीमत लाखों रुपये है। लोग प्रदर्शनी में उन्हीं के द्वारा बनाई गई चीजों को लेने आते हैं, क्योंकि आजकल की पीढ़ी को तो वह सब बनाना आता ही नहीं, इसलिए लोग यादगार के रूप में उसे रखना चाहते हैं। यह सब टीवी में देखकर छाया और अन्ना की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बदबूदार बुढ़िया, जिसके पास थोड़ी देर बैठने का मन नहीं करता था, वो आज लाखों करोड़ों की मालकिन होगी। उन दोनों ने एक दूसरे को चुटकी काटा और सबसे पहले अपने अपने आप कर आए, फिर से वही शो देखने लगे। उस समय भी उन्हीं का प्रोग्राम चल रहा था। अन्ना ने छाया से कहा, छाया तुम्हें याद है तुम्हारे आने से पहले हमारे दरवाजे में माँ ने धागे के बने पर्दे लगाए थे, उनसे माँ टेबल क्लॉथ थे। घर में जगह जगह पर कई सजावट का सामान माँ ने ऊन धागे से बनाए थे। लेकिन तुम तो ठहरी राजकुमारी भय भी आज के जमाने की, तुम्हें कहाँ पसंद थे वो सब। तुमने तो सब निकाल कर फेंक दिया और लगा लिए मॉडर्न जमाने के नए बेड बढ़ने और सजावट के सामान। तब छाया को याद आया, हाँ मैंने तो उन सबको फेंक दिया, लेकिन अम्मा जी के बक्से में शायद कुछ पुरानी चीजें होंगी, शायद हमें भी 2-4 लाख रुपए मिल जाएं। इसलिए जाकर देखते हैं। जब अर्नब और छाया उस अंधेरी कोठरी में गए तो देखा एक बहुत बड़ा संदूक अम्मा जी के बिस्तर के ऊपर था और एक बक्से के ऊपर था। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागे और अपने घर के अंदर आकर छाया बोली, ये बुढ़िया के दोस्त है गया जो उनके बक्से की रखवाली करते हैं। क्या उस बुढ़िया के रहते एक दिन भी नहीं निकले? सौम्य अगर बुढ़िया के रहते ही निकल जाते और काट खाते तो कितना अच्छा होता, ये सब झंझट ही खत्म हो जाता। छाया कुछ तो शर्म करो, मैं मानता हूँ कि मैं भी एक बहुत अच्छा बेटा नहीं बन पाया, लेकिन अब तो मेरी माँ ने तुम्हारे पास है ही ना, तो जिससे तुम पैसे मांग रही हो अब उसकी इतनी औकात है कि मैं तुम्हें दे सकती हूँ, पर लेगी नहीं, समझी? इसलिए किसी का नहीं कर सकते तो इसके साथ बुरा तो मत सोचो। छाया एक कुटिल मुस्कान के साथ अर्नब की तरफ देखा और बोली, अरे माँ की अमीरी देखकर बड़ा प्यार उमड़ पड़ा है। आज के पहले कहाँ गए थे तुम्हारे इतने अच्छे विचार? अर्नब और छाया से और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। वह अब ये तिकड़म लगा रहा था कि किसी भी तरह माँ को ढूंढना है, उन्हें मना कर वापस लाना है, ताकि उनसे पैसे लेकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। उसने दूसरे दिन अपने बॉस को फोन लगाकर बता दिया कि वह आज ऑफिस नहीं जा पाएंगे।
बॉस ने जब कारण पूछा तो उसने अकड़ कर कहा, मेरा अपना पर्सनल काम है जो हमेशा भीगी बिल्ली बना हुआ रहता था। आज ऐसे कर बात कर रहा था कि रामप्रसाद को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अर्णव ऐसे क्यों बात कर रहा है। बजाय चिंता, देख अम्मा जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने उदास हो। तब उसने अपनी परेशानी की वजह अन्ना के द्वारा की गई बात बताई, जो अम्मा जी तुरंत ही समझ गईं कि बात क्या है। उन्होंने बताया कि वह मुझे ढूंढ रहा होगा क्योंकि वह एक बार में ही करोड़पति बन जाना चाहता है। इसके पहले तक रामप्रसाद जी का विचार था कि वह अन्ना को अम्मा जी और उनका सारा धन बाइज्जत लौटा देंगे, लेकिन अम्मा जी की बात से सच्चाई जानकर वह सतर्क हो गए कि अब तो अम्मा जी की मर्जी के बगैर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अन्ना ने जॉब छोड़ दी और अम्मा जी को ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ मारे मारे घूमता फिरता था। जैसे ही आज उसकी पत्नी से लड़ाई झगड़े करती, इस पर अनुभव न ही घर में खोजता, न ही बाहर में, और न ही उसके बाद जॉब थी। अब धीरे धीरे उसके पास के सारे पैसे खत्म हो गए। अब तो भीख मांगने की नौबत आ गई। तभी एक दिन भूखे प्यासे पत्नी से लड़ाई करके घर से निकल गया। चलते चलते वह अपने बॉस के घर पहुंचा और वहीं बेहोश होकर गिर गया। रात भर अर्नब वहीं पड़ा रहा। सुबह सुबह अम्मा जी रोज की भांति गेट के बाहर पानी छिड़कने जैसे ही उन्होंने रोड पर पानी छिड़का, दो चार बूंद पानी अर्नब के मुंह पर भी पड़ी। धीरे से आंखें खोली, उसने अम्मा जी को देखा। अम्मा की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। उन्होंने रोज की तरह पानी छिड़का और अंदर जाने लगी। तभी अर्नब ने दौड़कर उनका पैर पकड़ लिया और बोला, माँ, मुझे छोड़कर आप कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ, थोड़ी देर के लिए तो इंदु जी का मन भी अपने बेटे को देखकर पसीज गया। उसकी हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्हें याद आया, आज पूरे 1 साल होने जा रहे हैं, तब तुझे मेरी याद नहीं आई और टीवी पर मेरा प्रोग्राम देखते ही माँ की याद आ गई। कैसा बेटा है, चल हट यहाँ से, मतलब भी कहीं का। आज तेरी माँ पैसे वाली है तो तुझे याद आ गई कि इस दुनिया में तेरी माँ भी है। इंदु जी अपने बेटे के ऊपर चिल्लाए जा रही थी। उनका शोर सुनकर अर्नब का बॉस भी वह आ गया। अर्नब दौड़कर उसका पैर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर, मैंने अपनी माँ के साथ साथ आपके साथ भी बदतमीजी की है। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। राम प्रसाद जी बोले, देखो, और ना मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला। तुमने अम्मा जी को एक बार अस्पताल में डालने के बाद दोबारा उनके बारे में पूछने तक नहीं गए। कैसे बेटा हो तुम, मैं जानता हूँ। तुम्हारी पत्नी पराये घर से आई है, किंतु तुम तो अम्मा जी के अपने ही बेटे हो ना। फिर अम्मा जी से इतनी नफरत क्यों है? और तुम दोनों अम्मा जी को बदबूदार बुढ़िया कहते थे ना। ये तुम्हारी कमजोरी थी, जो ना तो उन्हें साबुन देते थे, ना ही कभी उन्हें अच्छे से नहलाते थे। जब वह इतनी ही बदबू आती तो उसके पास कि वहाँ आया मैं तो तुमसे कोसों दूर चली गई थी ना। फिर क्यों अम्मा जी को ढूंढते हुए आए, इसलिए ना, ताकि तुम अम्मा जी से सारे पैसे को ले सको। तो सारी सच्चाई स्वयं मैं खुद ही अम्मा जी और उनके सारे पैसे तुम्हारे पास लौटाने के लिए आने वाला था, लेकिन उस समय से पहले ही अपनी सच्चाई बता दिया।
कि तू कितना गिरा हुआ इंसान है। माँ के बारे में पता चला उनका पैसा लेने इतनी भी शर्म नहीं कि इस उम्र में कमाए पैसे पर भी कैसे हक जताता है। तभी गुस्से से आग बबूला होता हुआ अर्नब अपने बॉस पर हाथ उठाते हुए बोला, एक मेरी माँ को चुपके से अपने पास रखा और अब पैसे देने से इनकार कर रहा है। तभी इंदू जी ने अपने बेटे के गाल पर 2 थप्पड़ रसीद कर दिए और कहा, नालायक कहीं के, तुझे शर्म नहीं आई अपने बड़े भाई समान अपने बॉस पर हाथ उठाते हुए? आज उन्हीं की मेहरबानी है कि मैं जिंदा हूँ और तू पैर पकड़ कर रो रहा है, वरना तुम दोनों पति पत्नी ने तो मुझे कब का मार डाला है। तभी तो मेरी खोज खबर भी नहीं ली, मैं मरूं या जिंदा रहूं। ये साहब तो फरिश्ता हैं, इन्होंने ही मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाया और उसी लोग और लालच के कारण माँ को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। तेरे घर में रहकर मेरी औकात ही क्या थी? बाथरूम साफ करना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, उसी काल कोठरी में दिन रात पड़ी रहना। आज यह रिश्ता ही है जिसकी वजह से मैंने जीना सीखा है। और अगर अपनी खैरियत चाहती है तो यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना मजबूरन मुझे पुलिस बुलाना पड़ेगा। पुलिस की बात सुनकर अर्नब वहां से भाग गया और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उन दोनों ने डोली को अपनी सीढ़ी बनाई अम्मा जी के खजाने तक पहुंचने के लिए। अब उन्हें जब भी पैसों की जरूरत होती, डोली के सामने रोना रोते। डोली को अपने माता पिता का दुख देखा नहीं जाता था। उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह उनसे पैसे मांगती और अपने मम्मी पापा को दे देती। एक दिन डोली को भी जब सारी सच्चाई पता चली तो उसने भी अपनी दादी से पैसे मांगने बंद कर दिए और अब छाया को खून के आंसू रोने पड़ते और डोली अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, उजाले में हर असलियत कहाँ नजर आती है? अंधेरा ही बता सकता है कि सितारा कौन है। इस कहानी में सितारा रूपी बॉस की कोशिश आप लोगों को कैसी लगी और आप अम्मा जी की जगह होते तो क्या करते? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।